विध्वंस, विश्वासघात और विद्रोह। रूस के अंदर पिछले 24 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 24 घंटों में हो गया। पहली बार उस सत्ता को चुनौती मिली जिसकी मुखालफत के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल 24 जून को वैगनर ग्रुप के 25,000 से अधिक लड़ाके राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़े। राष्ट्रपति पुतिन ने वापस लौटने की अपील की, मगर उनकी अपील नकार दी गई। वे क्रेमलिन पर चढ़ाई करने के लिए आतुर थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बीच रास्ते में ही अपने पांव पीछे खींच लिए। बोले, हमें खून खराबा नहीं चाहिए, हम वापस लौट रहे हैं। ये कहानी बीते सप्ताहांत में रूस में हुए विद्रोह की है, जब प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने मुल्क के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की जान हलक में डाल दी। जब पुतिन को ये कहना पड़ा कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया है, और जब उन्हें मदद के लिए अपने पिट्ठू के आगे हाथ जोड़ने पड़े। तो आज हम जानेंगे वैगनर ने विद्रोह क्यों किया और वे पीछे क्यों हट गए। इस विद्रोह में पुतिन के लिए क्या संदेश छिपा है और रूस में आगे क्या क्या हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी रूस में हुए विद्रोह की। पहले कुछ किरदारों के बारे में आपको बताए देते हैं। नंबर 1, येवगेनी प्रिगोजिन, वैगनर ग्रुप का फाउंडर और मुखिया। 1990 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग में हॉट डॉग का स्टॉल शुरू किया। बिजनेस चला तो रेस्तरां की चेन खोली। इसी दौरान पुतिन से दोस्ती हुई। तब पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में मेयर ऑफिस में थे। बाद में वो मॉस्को आ गए, मगर प्रिगोजिन को नहीं भूले। राष्ट्रपति बनने के बाद छुट्टियां मनाने और विदेशी मेहमानों को घुमाने उसी के रिसोर्ट में जाने लगे। इस दोस्ती का असर प्रिगोजिन के बिजनेस पर भी दिखाई दिया। प्रिगोजिन की कंपनी को क्रेमलिन, सरकारी स्कूलों और रूसी आर्मी को खाना खिलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसको पुतिन की खास मीटिंग्स और स्टेट डिनर्स में खाना परोसते देखा गया। करीबी इतनी बढ़ी कि वेस्टर्न मीडिया में प्रिगोजिन को पुतिन का निजी खानसामा कहा जाने लगा। साल 2014 में प्रिगोजिन ने अपनी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बनाई, नाम रखा वैगनर, एडोल्फ हिटलर के पसंदीदा म्यूजिक कंपोजर रिचर्ड वैगनर के नाम पर। आपको बता दें, रूस में प्राइवेट मिलिट्री रखना या बनाना गैर कानूनी है। फिर भी प्रिगोजिन ने न सिर्फ वैगनर बनाया, बल्कि रूसी सरकार के आदेश पर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देशों में उतारा भी। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। तब रूसी सैनिकों की मदद के लिए वैगनर को भी भेजा गया। प्रिगोजिन को रूस की जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों को वैगनर में शामिल करने की छूट मिली। सितंबर 2022 में प्रिगोजिन ने खुले तौर पर वैगनर बनाने की बात स्वीकार की। मई 2023 में प्रिगोजिन ने बखमुत से हटने की चेतावनी दी। आरोप ये लगाया कि रूसी सेना पर्याप्त हथियार नहीं दे रही, इसके चलते हमारे लड़ाके मर रहे हैं। जून 2023 में रूस का रक्षा मंत्रालय कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। कहा सारे प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स उसके अंडर काम करेंगे। प्रिगोजिन ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया। 23 जून को प्रिगोजिन ने मॉस्को कूच करने का ऐलान किया। कहा रूसी आर्मी हमारे लोगों को मार रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कोई तख्ता पलट की कोशिश नहीं है, हम न्याय मांगने के लिए मार्च कर रहे हैं। 24 जून की शाम वैगनर के लड़ाके मॉस्को से लगभग 400 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। तभी ये पता चला कि वैगनर ने पीछे हटने का फैसला किया है। डील के तहत वैगनर के लड़ाके अपने बेस कैंप में वापस लौट गए। प्रिगोजिन को निर्वासन में बेलारूस भेज दिया गया। अब बात कर लेते हैं किरदार नंबर 2 की, सर्गेई शोइगु। मौजूदा समय में रूस के रक्षा मंत्री। 1955 में साइबेरिया में पैदा हुए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काम किया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। रशियन फेडरेशन के पहले राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन। उनकी शोइगु से अच्छी खासी दोस्ती थी। येल्त्सिन ने उन्हें रेस्क्यू कोर की कमान सौंपी। 1999 में येल्त्सिन ने पुतिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तब शोइगु और पुतिन में करीबी बढ़ी। पुतिन उन्हें निजी ट्रिप्स पर साथ ले जाने लगे। साल 2012 में शोइगु को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। वो कभी युद्ध के मैदान में नहीं गए, लेकिन उन्हें वर्दी पर खूब सारे मेडल्स पहने हुए देखा जा सकता है। एक समय तक पुतिन के सबसे करीबी लोगों में गिने जाते थे। मई 2015 में मॉस्को टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिसमें कहा गया था शोइगु पुतिन के उत्तराधिकारी बनने के सबसे बड़े दावेदारों में से हैं। रूस में 2 शहरों को सत्ता का केंद्र माना जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। पुतिन के इनर सर्कल में शामिल अधिकतर लोग इन्हीं दोनों शहरों से आते हैं। दूसरी अर्हता है केजीबी एजेंट होने की। शोइगु इनमें से किसी शर्त पर खरे नहीं उतरते। वो ना तो केजीबी के एजेंट रहे, ना ही उनका जन्म सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को में हुआ था। इसके बावजूद वो पुतिन के खास बनने में कामयाब रहे। 2014 में क्रीमिया और 2022 में यूक्रेन पर हमले का प्लान शोइगु ने ही तैयार किया था। 2014 में उन्हें सफलता मिल गई, लेकिन यूक्रेन में प्लान चौपट हो गया। युद्ध लंबा खिंचता चला गया। इसको लेकर शोइगु की खूब आलोचना हुई।
इनमें प्रिगोजिन सबसे आगे था। उसने यूक्रेन में मिल रही हार के लिए शोइगु को जिम्मेदार ठहराया। उनको पद से हटाने की मांग भी उठी, लेकिन शोइगु चुप रहे। हालिया विद्रोह के दौरान शोइगु प्रिगोजिन के सीधे निशाने पर थे। अफवाह उड़ी कि पुतिन ने डील के तहत शोइगु को फायर करने का मन बना लिया है, लेकिन 25 जून को उन्हें यूक्रेन में रशियन आर्मी के साथ देखा गया। अब तीसरे किरदार पर आते हैं, वलेरी गेरासिमोव। मौजूदा समय में रूस की सशस्त्र सेना के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, ये रूसी सेना का सबसे बड़ा पद है। गेरासिमोव ने 1977 में आर्मी ज्वाइन की, दूसरे चेचन युद्ध में कमांडर रहे। नवंबर 2012 में चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ उन्हें बनाया गया। 2014 में क्रीमिया के कब्जे में अहम भूमिका निभाई। 2015 में रूस ने सीरिया में बशर अल असद को सपोर्ट देने का फैसला किया। इस सपोर्ट को गेरासिमोव ने ही कोऑर्डिनेट किया था। जनवरी 2023 में उन्हें यूक्रेन में लड़ रही रूसी सेना की कमान सौंपी गई। प्रिगोजिन ने उन्हें भी निशाने पर लिया था। कहा था कि गेरासिमोव के इशारे पर वैगनर के लड़ाकों को मारा जा रहा है। और अब बात किरदार नंबर 4 की, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 1994 से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। उन्हें यूरोप का आखिरी तानाशाह भी कहा जाता है। एक समय तक लुकाशेंको और पुतिन एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। तब बेलारूस यूरोपियन यूनियन का करीबी हुआ करता था, लेकिन बाद में इस रिश्ते में खटास पड़ गई। ईयू आंख दिखाने लगा। तब लुकाशेंको ने पुतिन का दामन थाम लिया। दोस्ती इतनी बढ़ी कि उसने यूक्रेन पर हमले के लिए अपनी जमीन रूस को दे दी, अपनी सेना भी तैयार की। कहा जरूरत पड़ी तो यूक्रेन के खिलाफ सेना भी भेजेंगे। हाल ही में रूस ने अपने कुछ परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात किए हैं। इसे पश्चिमी देशों के लिए चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। जून 2023 में प्रिगोजिन की बगावत रोकने में लुकाशेंको ने अहम भूमिका निभाई। मीडिया रप्टों के अनुसार पुतिन ने लुकाशेंको को फोन कर मदद मांगी। तब जाकर प्रिगोजिन पीछे हटा और बेलारूस में निर्वासन में जाने के लिए तैयार हो गया। और किरदार नंबर 5, व्लादिमीर पुतिन। इस गेम के सबसे बड़े किरदार और रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 1999 से रूस की सत्ता के शीर्ष पर हैं। 1999 से 2000 और 2008 से 2012 के बीच प्रधानमंत्री रहे। पुतिन ने अपने कार्यकाल में चेचन युद्ध जीता, क्रीमिया पर कब्जा किया, सीरिया में बशर अल असद की सरकार बनाई और फिर 2022 में यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया। यूक्रेन युद्ध से पहले तक पुतिन रूस के एक छत्र बादशाह थे। उन्होंने आजीवन पद पर बने रहने का इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन युद्ध में मिल रही नाकामी ने उनकी प्रभुसत्ता खतरे में डाल दी है। उनके खिलाफ आंदोलन हुए, पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, इंटरनेशनल कोर्ट में उनके खिलाफ युद्ध अपराध का मुकदमा शुरू हुआ और अब उनके सबसे खास दोस्त ने उन्हें सबसे बड़ा धोखा दिया। इसने पुतिन की सत्ता में दरार पैदा कर दी है। पहली बार पुतिन अपने ही गढ़ में कमजोर पड़ते दिखे। इसकी झलक उस समय भी दिखी जब विद्रोह के बाद उन्होंने देश को संबोधित किया। Действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. अभी हमने 5 किरदारों के बारे में आपको बताया। रूस में जो विद्रोह हुआ है उसके केंद्र में यही 5 लोग थे। पूरा ड्रामा इन्हीं के बीच घूमता रहा। इस विद्रोह की असली वजह क्या थी ये भी आपको आगे बताएंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कब क्या हुआ, एक टाइमलाइन आपको दे देते हैं। 23 जून की रात प्रिगोजिन ने टेलीग्राम पर एक वीडियो जारी किया। कहा सर्गेई शोइगु हमारे लड़ाकों की हत्या करवा रहा है, हम मॉस्को जा रहे हैं। ऐलान के बाद मॉस्को में सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रिगोजिन की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया। 24 जून की सुबह वैगनर के 25,000 से अधिक लड़ाके रूस की सीमा में घुस गए। दोपहर तक प्रिगोजिन ने रूस के 2 शहरों पर कब्जा करने का दावा किया। रोस्तोव-ऑन-दोन में मिलिट्री हेडक्वार्टर को भी वैगनर ने हत्या लिया। बोला जब तक डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु और आर्मी चीफ गेरासिमोव हमें आकर नहीं मिलता तब तक हम नहीं रुकेंगे। 24 जून की दोपहर को पुतिन ने देश को संबोधित किया। बोले हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है, हमारे ही लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की है, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। जवाब में प्रिगोजिन बोला हम सच्चे देशभक्त हैं, हमने कोई गद्दारी नहीं की है। उसने वैगनर को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। शाम होने तक वैगनर के लड़ाके मॉस्को के करीब पहुंच गए थे। इस बीच मॉस्को में आपातकालीन उपाय उठाए गए। आम लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया। मॉस्को आने वाली सड़कों को उखाड़ा जाने लगा। वैगनर के काफिले पर हमला भी किया गया। 24 जून की शाम प्रिगोजिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि हम पीछे हट रहे हैं। पता चला कि लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से बात कर डील पक्की की है। रूसी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वैगनर के लड़ाके बेस कैंप में लौट जाएंगे, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। प्रिगोजिन रूस छोड़कर बेलारूस चला जाएगा, उसे भी क्षमादान दिया जाएगा। कहा गया कि पुतिन ने भी इस डील पर हामी भर दी है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पुतिन के दोस्त ने आखिर विद्रोह किया क्यों? इसकी 3 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। नंबर 1, प्रिगोजिन की महत्वाकांक्षा।
प्रिगोजिन ने लंबे समय तक पुतिन के इशारे पर काम किया, बरसों तक पर्दे के पीछे रहकर वैगनर को ऑपरेट किया। यूक्रेन में उसके लड़ाकों ने काफी नुकसान उठाया। इसके बदले में प्रिगोजिन को वो रुतबा या वैसा सम्मान नहीं मिल रहा था। कहा जाता है इसी वजह से उसने सितंबर 2022 में वैगनर का पावर स्ट्रक्चर सार्वजनिक किया था और खुले तौर पर यह स्वीकारा था कि उसी ने वैगनर की स्थापना की। यूक्रेन युद्ध के दौरान वैगनर ग्रुप फ्रंट पर था, लेकिन बखमुत और सोलेदार में मिली सफलता का क्रेडिट शोइगु और गेरासिमोव ले गए थे। इसको लेकर भी उसने काफी नाराजगी जताई थी। प्रिगोजिन यानी कि वागनर और रशियन एमओडी के बीच में फ्रिक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जो बाखमुट की लड़ाई थी वहीं से हमें इसके सारे सिम्टम्स सामने आ रहे थे, क्योंकि लगातार जो बाखमुट में देरी हो रही थी उसका जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिगोजिन कह रहे थे वो एमओडी की है, क्योंकि हालांकि लड़ हम रहे हैं लेकिन एमओडी हमें वो हथियार मुहैया नहीं करवा रही है और इसके वजह से हमारे लोग वहां मरते जा रहे हैं। और अगर आप प्रिगोजिन के टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो करते हैं तो आपको फिर इसमें कोई नई बात नहीं नजर आएगी, क्योंकि एक दो नहीं दर्जनों वीडियोस, दर्जनों क्लिप्स प्रिगोजिन शेयर कर चुके हैं पिछले एक साल में, जहां उनकी रशियन एमओडी के साथ जो टसल है वो लगातार दिखती है। जब मैं रशियन एमओडी कहती हूँ तो बेसिकली उनकी लड़ाई दो लोगों से है, जो एक जनरल शोइगु जो डिफेंस मिनिस्टर है और दूसरे जनरल गेरासिमोव जो बेसिकली ये यूक्रेन के लिए जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके एक तरह से चीफ है। तो लगातार वो अपने वीडियोस में शोइगु और गेरासिमोव को कॉल ऑन करते हैं और कहते हैं कि भाई आप क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये टसल चला जा रहा था। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर आपको याद है इसके पहले भी मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि प्रिगोजिन का जो राइज है वो कहाँ जा रहा है। मैंने आपसे कहा है कि प्रिगोजिन के पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। प्रिगोजिन वहां पर एक ऐसे ग्रुप का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका मतलब प्रिगोजिन की भी लेजिटिमेसी है। पुतिन के वो क्लोज हैं। कई बार आपने देखा कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करी और पुतिन ने कोई खंडन नहीं किया, तो इससे ये पता चल रहा था कि उनके ऊपर हाथ है पुतिन का, एटसेट्रा। अब देखिए जो इस वक्त हुआ है ये अपने आप में इसके पीछे भी एक घटनाक्रम है साजिद, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रिगोजिन ने एक वीडियो रिलीज किया था जहां उन्होंने कहा था कि यूक्रेन में जो रशिया की फ्रंट लाइंस है वो रशिया की फ्रंट लाइंस जो है अब क्रम्बल करने वाली हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो रशियन एमओडी की प्लानिंग है, लगातार वो एक ही चीज कहते जा रहे हैं कि एमओडी की प्लानिंग में प्रॉब्लम है। शुरू में जब ये होता था तो वेस्टर्न नैरेटिव या वेस्टर्न प्रोपेगेंडा कह के इसको लगातार खारिज किया जाता था। नंबर 2, पुतिन के इनर सर्कल में फूट। इस विद्रोह का असर पुतिन के इनर सर्कल पर भी पड़ेगा। प्रिगोजिन से हमदर्दी रखने वालों को शक की निगाह से देखा जाएगा। ये भी हो सकता है कि उन्हें जल्दी ही सर्कल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। यह स्थिति लंबे समय से तैयार हो रही थी। जानकारों का कहना है कि पुतिन के इर्द गिर्द शक्ति के कई केंद्र तैयार हो गए थे। हालिया विद्रोह उन्हीं के बीच चल रही रार का नतीजा है। और नंबर 3, पुतिन की साजिश। एक थ्योरी ये भी दी जा रही है कि सारा खेल पुतिन के इशारों पर रचा गया। पुतिन अपने विरोधियों में फूट डालकर अपना काम निकालने के लिए चर्चित रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें बगावत के बारे में पहले से जानकारी थी, फिर भी उन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा उन्होंने शोइगु और गेरासिमोव पर नियंत्रण रखने के लिए किया। हालांकि इस थ्योरी के संबंध में कोई पुष्ट सबूत नहीं आया है। अब आगे क्या होगा? 3 संभावनाएं बन रही हैं। पहली, पुतिन की सत्ता जा सकती है। विद्रोह खत्म होने के बाद पुतिन को पब्लिक में नहीं देखा गया है। उन्होंने 24 जून को एक भाषण दिया था, उसके बाद वो जनता के सामने नहीं आए। इस विद्रोह ने उनकी सत्ता में उठी दरार की झलक दिखला दी है। अभी तक कोई भी खुलकर उनके सामने नहीं आ रहा है। अब के उनके खास दोस्त ने राह दिखला दी। वैगनर ग्रुप ने कुछ ही घंटों के अंतराल में 2 शहरों पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान उन्हें किसी भी तरह के विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा। कई जगहों पर वैगनर का स्वागत भी हुआ। इसे 2 चीजें समझ में आई। एक तो ये कि रूसी सेना को वैगनर को कंट्रोल करने में खासी मुश्किल आती। दूसरी चीज ये कि रूस में भी पुतिन की सत्ता का अंत देखने वाले लोगों की कमी नहीं है। दूसरी संभावना है डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ की बर्खास्तगी। शोइगु और गेरासिमोव ने भी विद्रोह के बाद कोई बयान नहीं दिया। 26 जून से पहले तक शोइगु पब्लिक से गायब थे। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा था कि शोइगु को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। हालांकि 26 जून को रूस की स्टेट मीडिया ने उनका वीडियो जारी किया। इससे बर्खास्तगी की संभावना कुछ देर के लिए टल गई है। तीसरी, पुतिन की सर्वोच्चता। अगर ये थ्योरी सही है कि सब पुतिन के इशारे पर हुआ तो इस विद्रोह से सबसे ज्यादा फायदा पुतिन को होगा। एक तो ये होगा कि उनकी कुर्सी पलटने का सपना देखने वालों को एक संदेश मिल गया। दूसरी चीज, पुतिन यूक्रेन में मिल रही असफलता का ठीकरा किसी और के सिर पर आसानी से फोड़ पाएंगे। इस तरह वो बता सकेंगे कि रूस में एक ही किंग है और वो पुतिन के अलावा कोई और नहीं हो सकता। अब आखिरी में सबसे जरूरी सवाल, इस विद्रोह का रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ेगा?
जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि आप अगर नाक को सीधे तरीके से पकड़ें या घुमा के पकड़ें, इसका असर जो है वो पुतिन के अगेंस्ट और जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है उसके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि यूक्रेन से उनको जो फोकस है वो हटाना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप ये समझिए कि जब ऐसी स्थिति आती है और आप मॉस्को और इस तरह के रीजन्स के आसपास टैंक्स रोल होते हुए देखते हैं, तो इसका असर उन सैनिकों के मनोबल पे क्या पड़ता है जो वैसे भी एक ऐसी वॉर लड़ रहे हैं जिसके लिए वो मोटिवेटेड नहीं है। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस जो हम कहते हैं कि यूक्रेन अपने छोटे साइज और अपने बहुत ही कमतर एयर कैपेबिलिटीज और डोमेस्टिक मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बावजूद इस वॉर में टिका हुआ है। वेस्टर्न सपोर्ट तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वेस्टर्न सपोर्ट तो बहुत जगह दिया गया जहां पे ये लड़ाइयां नहीं चल पाई। वियतनाम उदाहरण है, अफगानिस्तान उदाहरण है, एक्सेट्रा। लेकिन यूक्रेन इसलिए टिका हुआ है क्योंकि वहां पे कम्युनिटाइजेशन ऑफ वॉर एफर्ट है। वहां पे जो भी है उसको वो अपने मदरलैंड को बचाने के लिए लड़ रहा है, तो उनका जो मनोबल है वो बहुत हाई है। उसके बरक्स रशियंस का मनोबल हाई नहीं है, क्योंकि असल में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का लॉजिक एग्जैक्टली किसी को समझ में नहीं आता कि है क्या। तो ऐसी सिचुएशन में जो अब हो रहा है उसका असर डेफिनेटली यूक्रेन के पक्ष में जाएगा। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में दोस्तों बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।